नमस्कार, मैं हूं मोहिनी प्रसाद और आप देख रहे हैं BS टीवी। समय हो गया है कुछ प्रमुख खबरों का, तो बात करते हैं मौसम की। भारत के उत्तरी पश्चिम इलाके में आए आसानी तूफान का कई शहरों पर पड़ रहा है असर। बहुत जल्द मौसम लेगा करवट, साथ ही कई जगहों पर होगी बारिश। अंडमान सागर से आसानी चक्रवात का जो साया मंडरा रहा था, अब तक उसमें कोई खतरनाक प्रभाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन अंडमान प्रशासन चौकन्ना है और स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया गया है। इधर भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है। इसके साथ ही अंडमान द्वीप समूह के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में पूर्व चक्रवाती निगरानी प्रारंभ हो गया है। उत्तरी अंडमान और उससे सटे बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव का क्षेत्र आगे की ओर बढ़ गया है। दूसरी ओर देश के किसी भी हिस्से में अगले 24 घंटे तक कोई महत्वपूर्ण हीट वेव की स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक देश के किसी भी हिस्से में तापमान में वृद्धि की आशंका नहीं है। इसके बजाय उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान में 2 डिग्री तक कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। यह स्थिति 24 मार्च तक बताई गई है, यानी अभी भी कश्मीर और हिमालय के वादियों में बर्फबारी जारी है, जिसका सैलानी आनंद उठा सकते हैं। वहीं केरल, माहे, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो बात करते हैं अगली खबर की। तो नहीं खत्म हुआ है कोरोना का खतरा। ओमिक्रॉन के बाद BA.2 ओमिक्रॉन मचा रहा है कहर। अमेरिकी साइंटिस्ट रिपोर्ट में हुए कई खुलासे। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने आगाह किया है कि कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के एक अत्यधिक संक्रामक उप स्वरूप BA.2 के कारण जल्द ही अमेरिका में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हो सकती है। खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सक सलाहकार फाउची ने कहा कि अमेरिका में सामने आने वाले नए मामलों में उप स्वरूप से जुड़े लगभग 30% मामले होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि BA.2 ओमिक्रॉन के तुलना में लगभग 7% अधिक संक्रामक होता है, लेकिन यह अधिक गंभीर प्रतीत नहीं होता है। फाउची ने कहा, इसमें एक बढ़ी हुई संक्रमण क्षमता है। उन्होंने कहा, हालांकि जब आप इसके मामलों में को देखते हैं तो वे अधिक गंभीर प्रकृति के नहीं लगते हैं। उन्होंने कहा कि वायरस से गंभीर रूप से बीमार होने से बचने के लिए टीके और बूस्टर खुराक सबसे अच्छे संसाधन हैं। इस स्वरूप के कारण चीन और यूरोप के कुछ हिस्सों में संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। भारतीय मूल के अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए धन की कमी को लेकर रविवार को चिंता व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, जब हम देखते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और पिछले 2 वर्षों में जब दुनिया के एक हिस्से में मामले बढ़ते हैं तो अक्सर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मामलों में वृद्धि होती है। हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कोविड-19 महामारी अभी गई नहीं है। आखिर बढ़ ही गए पेट्रोल और डीजल के दाम। कई दिनों से लगाया जा रहा था अनुमान, 137 दिनों बाद हुआ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। काफी समय से जिस बात की संभावना जताई जा रही है वो आज हो गया और देश में पेट्रोल डीजल के दाम आज बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में ये बढ़ोतरी कच्चे तेल की लगातार चढ़ती कीमतों और रूस यूक्रेन के चलते ग्लोबल तेल के दाम बढ़ने के चलते हुई है। पेट्रोल और डीजल में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। अब से कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी की आशंका है। बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम 137 दिन बाद बढ़े हैं और इससे पहले 4 नवंबर को देश में ईंधन के दाम बढ़े थे। आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो चुकी है और आपके लिए गाड़ी की टंकी फुल करवाना महंगा हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कीमतें बढ़ गई है और हाल में ही कच्चे तेल की कीमतों में 40% की उछाल देखा गया है।
कच्चे तेल के दाम $81 से $130 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे और हालांकि इनमें दामों में फिलहाल कुछ नरमी देखी गई है, लेकिन कल फिर इसमें उछाल देखा गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए में गिरावट का असर भी माना जा रहा है। 1 से 15 मार्च के बीच 12.3 लाख टन पेट्रोल बिका है और ये आंकड़ा बीते साल की तुलना में 18% ज्यादा है। दाम बढ़ने की आशंका में लोगों ने मार्च में ही खूब पेट्रोल खरीदा। 1 से 15 मार्च के बीच 5.3 लाख टन डीजल भी बिका है। गांजे तस्करों का हुआ भांडाफोड़। फिल्म पुष्पा के तर्ज पर की जा रही थी गांजे की तस्करी। रायगढ़ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। रायगढ़ पुलिस लगातार अवैध गांजा तस्करी पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी डोंगरीपाली निरीक्षक जितेंद्र एशिया को सक्रिय सूचना तंत्र से गांजा की तस्करी को विफल करने में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपियों द्वारा पिकअप वाहन के डाला में गुप्त चैम्बर के नीचे गांजा पैकेट रखकर तस्करी किया जा रहा था, जिनसे 1 क्विंटल गांजा की जब्ती की गई है। जानकारी के अनुसार रविवार की रात थाना प्रभारी डोंगरीपाली को उनके मुखबिर से सूचना मिली कि एक गांजा तस्कर बिना नंबर पिकअप वाहन में गांजा लेने सोनपुर ओडिशा की ओर गया हुआ है। थाना प्रभारी द्वारा मुखबिर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर अपने थाने के टीम बनाकर अलग अलग स्थानों में नाकेबंदी लगाया गया। सभी नाकेबंदी पॉइंट से जानकारी लिया जा रहा था कि आज सुबह थाना प्रभारी द्वारा इंटर स्टेट बॉर्डर पर बने बिरनी बैरियर पर नाकेबंदी दौरान एक बिना नंबर पिकअप वाहन को चेक किया गया, जिसके पीछे डाला में गुप्त चैम्बर बनाकर उसमें गांजा छिपाकर रखे हुए थे। 100 पैकेट गांजा वाहन 100 केजी कीमत 15 लाख रुपए का पाया गया है। वाहन चालक और उसके साथी द्वारा गांजा को बरपली सोनपुर ओडिशा से देवस मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। आरोपी राजू मालवीय पिता रामचंद्र मालवीय उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड 12 रावण बाल्दी मचलपुर थाना मचलपुर जिला राजगढ़। वहीं दूसरा आरोपी कमल सिंह बगारी पिता कालू बगारी उम्र 32 वर्ष निवासी सेमली कला तह किलिचपुर थाना भोजपुर जिला रायगढ़ से गांजा के अवैध परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबर पिकअप वाहन कीमत 3 लाख रुपए एवं 1 क्विंटल गांजा कीमत 15 लाख रुपए का जब्त कर आरोपियों पर थाना डोंगरीपाली में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रायगढ़ पुलिस का नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी तारतम्य में जो भी वरिष्ठ कार्यालय और शासन की तरफ से 2 निर्देश प्राप्त हुए हैं कि किसी भी सूरत पे उड़ीसा क्षेत्र से गांजा बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही शिकायत मिलती है कि उड़ीसा क्षेत्र से यहाँ गांजा आता है। इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो बॉर्डर में चेक पोस्ट लगाई है, तो आज डोंगरीपाली क्षेत्र में सूचना मिली कि ये चेक पोस्ट की तरफ एक पिकअप वाहन है बढ़ा है। इस पर जो मुखबिर की सूचना पर वहाँ जो चेकिंग पोस्ट है उसको अलर्ट कराया गया और एक पिकअप जो बिना नंबर की थी उसको रोका गया और उसको सूचना चेक करने पर उसके अंदर चैम्बर बने हुए थे। चैम्बर के अंदर 100 किलो गांजा रखा हुआ था, जो कि 15 लाख के आसपास का है। इसमें MP के 2 लोग को इसमें पकड़ा गया है और NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। लगातार पुलिस का अभियान जारी है और सभी थाने क्षेत्र जो कि बॉर्डर पे हैं वहाँ पर हमारा चेक पोस्ट बिल्कुल वहाँ पर मुस्तैद है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। तस्कर हैं वो अलग अलग तरीके निकालते हैं, कभी चैम्बर बना के, कभी किसी टायर के अंदर भर के, या कहीं अलग तरीके से। अभी देख रहे हैं कि कोई पंडित के भेष में था, साधु के भेष में था, उसने भी अपने पास रखा हुआ था, किसी दूसरे चीज़ में भर कर रखा हुआ था। इस प्रकार से लगातार पुलिस मुस्तैद है और उनके मंसूबों को नाकाम कर रही है। हिजाब मामले के दौरान जिन छात्रों ने नहीं दिया था परीक्षा, उन्हें नहीं मिलेगा दूसरा मौका। कर्नाटका के शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा घोषणा। कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश ने हिजाब विवाद को लेकर परीक्षा में शामिल नहीं होने वाली छात्राओं के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने की संभावना से इनकार कर दिया है।
परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के लिए इस तरह का कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की प्रकृति प्रतिस्पर्धी होती है और अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के लिए मानवीय आधार पर विचार नहीं किया जा सकता। नागेश ने कहा कि अदालत ने जो भी कहा है हम उसका पालन करेंगे। परीक्षा में अनुपस्थित रहना प्रमुख कारक होगा, कारण नहीं, चाहे वो हिजाब विवाद या तबीयत खराब या उपस्थित रहने में असमर्थता हो या परीक्षा के लिए पूरी तैयारी नहीं होने की वजह से हो। अंतिम परीक्षा में अनुपस्थित रहने का मतलब है अनुपस्थित रहना और दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि केवल उन्हीं छात्रों को पूरक परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा जो कि परीक्षा में पास नहीं हो सके। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली छात्राओं की याचिका खारिज किए जाने के बाद हिजाब पहनने की अनुमति नहीं मिलने के कारण कई मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कौन है स्वामी शिवानंद, जिनके सामने स्वयं सरकार हुई नतमस्तक? क्या है उनका योगदान, देखिए इस रिपोर्ट में। के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वामी शिवानंद को पद्मश्री से नवाजा गया। सोमवार 21 मार्च को राष्ट्रपति भवन में आयोजित अवार्ड समारोह का एक बड़ा आकर्षण स्वामी शिवानंद ही रहे। पद्मश्री के लिए अपने नाम की घोषणा सुनते ही स्वामी शिवानंद ने कुछ ऐसा किया जो अब हर जगह चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल पुरस्कार लेने से पहले शिवानंद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गए और उनके सामने घुटनों के बल नतमस्तक हो गए। उनकी ये भावना देखकर पीएम मोदी से भी रहा नहीं गया और वो भी अपनी कुर्सी से उठकर वृद्ध योगी के आगे झुक गए। इस पल का वीडियो अब सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी के बाद स्वामी शिवानंद ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रति भी इसी तरह से सम्मान व्यक्त किया। बदले में राष्ट्रपति ने भी झुककर उन्हें उठाया। इसके बाद उन्होंने स्वामी शिवानंद को पद्मश्री से नवाजा। स्वामी शिवानंद की उम्र ने हर किसी को हैरान कर रखा है। उनका जन्म 3 अगस्त 1896 का बताया जा रहा है, यानी इस समय स्वामी शिवानंद की आयु 125 साल से भी ज्यादा है। घोर आर्थिक तंगी के कारण माता पिता ने 4 साल की उम्र में ही उन्हें बाबा ओमकारानंद गोस्वामी को दान कर दिया था। वही स्वामी शिवानंद के गुरु बन गए। इसके कुछ समय बाद शिवानंद की बहन, माँ और पिता की मौत हो गई। स्वामी शिवानंद का ताल्लुक काशी से बताया जाता है। वे वहाँ दुर्गा कुंड स्थित शिवानंद आश्रम चलाते हैं। अपने जीवन काल में स्वामी शिवानंद की योग और धर्म में खासी रुचि रही। उनका कहना रहा कि योग जैसी पद्धतियों को अपनाकर लोग निरोग और लंबा जीवन जी सकते हैं। शिष्यों के बुलावे पर वो इंग्लैंड, ग्रीस, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, रूस, पोलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बुल्गारिया, यूके समेत 50 से ज्यादा देशों का भ्रमण कर चुके हैं। तो ये थी अब तक की कुछ ताजा खबरें। जब अगली बार मिलूंगी तो ऐसे ही कुछ नए खबरों के साथ मिलूंगी। तब तक देखते रहिए BS TV। नमस्कार।